जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एमटी एग्जाम में। आज तारीख है 23 अगस्त और मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए आज की ताजा तरीन खबरें लेकर। उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम की लिंक से एमटी एग्जाम को ज्वाइन कर पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न, अमेरिका में एक्शन फॉर नेचर द्वारा इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ईहा दीक्षित, मान्या हर्ष, निर्वाण सोमानी। इसके अलावा दो और लोगों को इससे सम्मानित किया गया है और ये 2003 से इसकी स्टार्टिंग की गई है इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स की। इसमें 8 से 16 आयु के जो बच्चे होते हैं उनको दिया जाता है और ये इम्पोर्टेंट है कि जो इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 है ये किससे संबंधित होता है? तो ये पर्यावरण से संबंधित होता है। अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित जॉर्ज लेडली पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो राज शेट्टी को सम्मानित किया गया है, जो अभी हाल ही में ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। इसमें आपको ये भी याद रखना जरूरी है कि इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो एक्शन फॉर नेचर के द्वारा दिया जाता है, जो कि कहाँ की? अमेरिका की एजेंसी है। और इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड जो है ये पर्यावरण के लिए दिया जाता है। तो इको किससे रिलेटेड हो गया? पर्यावरण से। जिन 5 लोगों को इंटरनेशनल यंग इको जो अवार्ड दिए गए हैं उनकी बात कर लेते हैं आगे परिचय के रूप में। ईहा दीक्षित, ये कौन है? ये ईहा दीक्षित है। इनको प्रथम स्थान मिला इस अवार्ड का। प्लांट बैंक, जो प्लांट बैंक की स्थापना इन्होंने अपने स्वयं के घर में किया है, जिसमें क्या होगा कि जो दान में मिले पौधों की देखभाल करने के लिए प्लांट बैंक की इन्होंने स्थापना की है। और ये जो दान में मिल रहे पौधे, जो व्यक्ति इनकी क्या कर रहा है, इनकी सेवा नहीं कर पा रहा है, देखभाल नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए ये इनको प्लांट बैंक स्थापित करके इनको दे जाते हैं और ये इसकी क्या करते? देखभाल करती हैं। 4 साल की उम्र में पर्यावरण के लिए पौधे लगाए, यानी कि 4 साल की उम्र से ही इन्होंने ये काम करना स्टार्ट कर दिया है। मान्या हर्ष, इन्होंने पुस्तकों, ब्लॉग और द लिटिल इन्वायरमेंटलिस्ट यूट्यूब चैनल है इनका, इसके द्वारा इन्होंने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। पर्यावरण समस्याओं और जलवायु के बारे में जागरूकता बढ़ाने का मिशन आरंभ किया है इन चीजों, पुस्तकों, ब्लॉग और यूट्यूब चैनल के माध्यम से। निर्वाण सोमानी, इनको क्या है? 13 से जो 16 आयु की श्रेणी में इनको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रोजेक्ट जीन्स के ये संस्थापक हैं। त्याग किए गए डेनिम के कारण होने वाले कचरे से निपटने के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट जीन्स की स्थापना की है। फैशन उद्योग के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। करण और रस्तोगी की बात करते हैं तो प्लास्टिक बर्बादी को कम करने, जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूक करने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी 2 बुकें हैं जो कि है कार्तिक डैडी एंड प्लास्टिक अ जर्नी अबाउट बीटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, और दूसरी कौन सी है? तो कार्तिक मिक्सी एंड मॉन्स्टर अ जर्नी अबाउट ओशियन पॉल्यूशन। अगर आपको इसमें याद करना है तो इसमें से बुक में मेन आप ये इतना याद करिएगा, ये इतना बुक से रिलेटेड हो गया और कार्तिक मिक्सी एंड मॉन्स्टर ये इतना रिलेटेड हो गया। तो इतना ही इंपॉर्टेंट होता है, आप इनको याद करिएगा, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। अगला, मन्नत कौर जो है ये 13 से 16 आयु की श्रेणी में इनको तीसरा स्थान प्राप्त है। मीठे पानी की आपूर्ति, अपशिष्ट जल उपचार से जुड़े पानी के कमी, कार्बन उत्सर्जन को कम करने, इसमें इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और दे रहे हैं। इस प्रकार से ये जो इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स है ये कितने बच्चों को मिला है? तो ये टोटल 5 बच्चों को मिला है। दूसरा प्रश्न, हाल ही में 2011 में सुनामी में बर्बाद हुए फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से 10 लाख टन से ज्यादा प्रदूषित पानी को साफ करके समुद्र में छोड़ने की योजना को अनुमति मिल चुकी है। ये परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये जापान का एक परमाणु संयंत्र है।
जो कि कहाँ पर स्थित है, ओकुमा में। जापान के जो तटीय शहर ओकुमा में ये स्थित है। फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर 1971 में बने इस प्लांट की डिजाइन रिएक्टर पैमाने पर 8 तीव्रता, कितनी 8 तीव्रता तक भूकंप के झटकों को सहने लायक तैयार की गई थी। मगर जो भूकंप आया तो कितनी तीव्रता का आ गया था, वो 9 तीव्रता तक का आ गया था, जिसके कारण ये परमाणु संयंत्र इसको झेल नहीं पाया। और ये राजधानी जो टोक्यो है इससे 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस प्रकार से ये 11 मार्च 2011 को आया था। कब भूकंप आया था ये? 11 मार्च 2011 को 2:45 में आया था और 9 मैग्नीट्यूड भूकंप की तीव्रता का आया था। ये जो फुकुशिमा और फुकुशिमा 1 और 2 है, ये डैची और डैनी नामक दो क्या हैं, इसके केंद्र है जहां पर ये परमाणु संयंत्र स्थापित किए गए। 11 मार्च 2011 को जापान में जो 9 की तीव्रता वाला भूकंप आया था, इससे उत्तर पूर्वी होन्शु और तोहोकू क्षेत्र बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए थे। और दूसरी सबसे खराब परमाणु आपदा माना जाता है इसको, जिससे लगभग कितने 1 लाख से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। जो 1000 टैंक में स्टोर है न्यूक्लियर प्लांट का पानी, ये इतना ज्यादा है कि 500 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल को भरने के लिए बहुत ही काफी मात्रा में क्या है, पर्याप्त है। और जिस न्यूक्लियर प्लांट को नष्ट किया जाना है, इसके अंतर्गत परमाणु संयंत्र है, इसे रोज कितना 100 क्यूबिक मीटर का अपशिष्ट जल निकाला जाना है और 13 लाख क्यूबिक मीटर का पानी जिसमें जमा हो चुका है। और ये क्षमता कब तक समाप्त किया जाएगा, तो ये सप्ताह पूरी 2024 तक खत्म हो जाने की आशा है। और इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल ट्रिटियम, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, चीन है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इनका कहना है कि इसमें अभी कुछ मात्रा में ये ट्रिटियम पाया जा रहा है मटेरियल, जो कि रेडियो एक्टिव है। इसलिए ये इस चीज का क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा विरोध करने में लगे हैं, क्योंकि जो इसका पानी है वो धीरे धीरे साउथ कोरिया के तटों पे, चीन के तटों पे पहुंचेगा जाके। अगला मिशन, भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बाद और रूस के लूना 25 मिशन के बाद 26 अगस्त 2003 को कौन सी एजेंसी स्मार्ट लैंडर स्लिम को मून मिशन में भेजने की तैयारी कर रहा है? तो ये कौन कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी, जाक्सा। जाक्सा कहाँ की एजेंसी है? तो ये जापान की एजेंसी है। लॉन्च किससे किया जा रहा है? तो जो H2A रॉकेट से लॉन्च किया जा रहा है। लैंडिंग सियोली क्रेटर के स्थान पर की जाएगी। जो चंद्रमा का स्थान है सियोली क्रेटर, ये मून की सतह पर मारे नेक्टेरिक्स का क्षेत्र है जहां पर इसको लैंडिंग करना है। इसका मतलब है कि जो नेक्टेरिक्स का में एक छोटी सी स्थान सियोली क्रेटर है, वहां पर ये लैंड करेगा। रूस का दक्षिणी ध्रुव का चंद्रयान मिशन लूना 25, जो कि अभी असफल हो चुका है, इसका उद्देश्य क्या था? ध्रुवीय सतह की संरचना, वायुमंडल के प्लाज्मा और धूल घटकों का अध्ययन करना इसका लक्ष्य था, जो कि क्या हो चुका है, अभी हाल ही में ये असफल हो चुका है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 के बाद क्या है, चंद्रमा मिशन बनाने जा रहा है कौन? जापान। और इसके अंतर्गत चंद्रमा पर लैंड भेजने की तैयारी में योजना बन चुकी है 26 तारीख तक। चौथा प्रश्न, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में भी कहाँ पर स्थित है? तो ये श्रीनगर में स्थित है। कहाँ पर? श्रीनगर में स्थित है, जिसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, जो कि एशिया का सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में है। यहाँ पर 1.5 मिलियन फूल खिलते हैं। अब इसके अलावा बात करते हैं कुछ अन्य जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जो जम्मू कश्मीर में जिसके लिए काफी ये फेमस हुआ है। तो ये भारत का पहला केबल स्टे रेंज ब्रिज, जो कि अंजी खड्डा जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली ग्राम है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अब विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ पर पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा 3 महोत्सव की बात करते हैं, जिसमें वित्तस्ता महोत्सव 2023 का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ है। सरस आजीविका मेला 2023 जम्मू कश्मीर में,
और लेवेंडर फेस्टिवल 2022 ये कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये सब। इस प्रकार से ये इनको क्या मिला है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से ये मिला है। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन ने इस तरह से क्या रच दिया, इतिहास। पांचवा प्रश्न, मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुवी और देसिया पुस्तक का विमोचन कहाँ हुआ है, तो ये कहाँ पर हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा के कहाँ पर, तो उड़ीसा के भी कहाँ पर, भुवनेश्वर में हुआ है। कुवी और देसिया आदिवासी होते हैं जो कोरापुट जिले में पाए जाते हैं। जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन है, तो ये भी उड़ीसा है। बिहान मेला 2023 का आयोजन उड़ीसा में हुआ है। और रज पर्व 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो ये भी उड़ीसा में हुआ है। और इसका विमोचन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया है। इस तरह से इसका विमोचन किया गया है सीतारमण जी के द्वारा। कुवी और देसिया पुस्तकों का विमोचन जो है ये सांस्कृतिक भाषाई विरासत की जो पहचान है उसको संरक्षित व बढ़ावा देने के लिए किया गया है। छठा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा नाविकों और मछुआरों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर सी, समुद्र। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, जिसको क्या कहते हैं, इनकॉइस कहते हैं, INCOIS कहते हैं। इसकी स्थापना 1999 में हुई है। हैदराबाद में हेडक्वार्टर है और ये पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके अलावा भी एक और करंट की बात करते हैं जो अभी हाल ही में आया है कि भारत सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रियल टाइम जानकारी प्रदान करने के लिए क्या लॉन्च किया गया है, तो फ्लड वॉच को लॉन्च किया गया है। इस प्रकार से जो समुद्र ऐप होगा ये सुनामी अर्ली वार्निंग्स, यानी कि जो सुनामी आती है उसकी समय से पहले ही क्या कर देगा, चेतावनी दे देगा। ओशियन डेटा रिसोर्सेज, जो ओशियन के डेटा संसाधन होते हैं और एडवाइजर जो सलाह होता है उसका काम करेगा। सेफ्टी, सुरक्षा, प्रॉफिटेबल फिशिंग, यानी कि सुरक्षित रूप से क्या होगा, लाभदायक फिशिंग कर सकेंगे, फिशिंग ऑपरेशन हो सकेगा। सातवां प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है, तो ये किसने बना लिया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी, आईएनएस वगीर ने बना लिया है। स्कॉर्पियन क्लास की 5 पनडुब्बी, जिसमें पांच पनडुब्बियां हैं और टोटल 6 होने वाली हैं। तो जिसमें पहली कलवरी है, दूसरी कौन सी है, तो ये कौन है, तो ये खंडेरी है, तीसरी करंज है, चौथी वेला, पांचवी वागीर, छठी वागसीर बनने वाली है। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो ये आईएनएस वगीर है ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया इन सब का चक्कर लगा के वापस आया है, तो इसलिए काफी लंबे समय तक इसकी तैनाती हुई है। आठवां प्रश्न, भारी बारिश के कारण प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र किस राज्य को घोषित किया गया है, तो ये हिमाचल प्रदेश को घोषित किया गया है। इसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपीस का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ हिमाचल प्रदेश की योजनाएं हैं जो कि करंट से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन भी हिमाचल प्रदेश में हुआ है। आपदा राहत कोष 2023 वेबसाइट जो है ये हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। क्यों इस तरह से काम होते हैं, क्योंकि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर इस तरह के आपदाएं बहुत आती हैं। कांगड़ा चाय 2023 को जीआई टैग मिला है जो कि किसके द्वारा, यूरोपियन यूनियन द्वारा दिया गया है। इसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जो कि टसी गंगा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर बहुत ही खतरनाक मंजर है जो यहाँ पर आपदा आया है। 9वां प्रश्न, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो किसको प्रदान किया गया है, ऑप्शन नंबर बी, रतन टाटा जी को प्रदान किया गया है, जिसमें 25 लाख रुपीस की क्या दी जाती, राशि दी जाती। रतन टाटा जी को पद्म विभूषण 2008 में, पद्म भूषण 2000 में, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको 2023 में मिला है और असम का सर्वोच्च सम्मान 2022 में
और IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 में इनको मिल चुका है। इस प्रकार उद्योग रत्न पुरस्कार जो है रतन टाटा जी को एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के सीएम हैं और देवेंद्र फडणवीस के द्वारा दिया गया है। 10वां प्रश्न, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये राहुल द्रविड़ जी को बनाया गया है। प्योर फॉर श्योर पहल की शुरुआत इन्होंने किया है, इन्हीं के द्वारा शुरुआत करके इनका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1976 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। अध्यक्ष कौन है? तो G कृष्ण कुमार है। इसके अलावा ये काफी इंपॉर्टेंट है कि BPCL की जो रिफाइनरी कहाँ कहाँ पर है, तो बीना, कोच्चि और मुंबई 3 जगहों में स्थित है। इस प्रकार से BPCL के अध्यक्ष द्वारा इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है। 11वां प्रश्न, जॉन वार्नॉक का निधन हो गया है, ये किस कंपनी के संस्थापक हैं? तो ये ऑप्शन नंबर डी एडोब के संस्थापक है। एडोब के संस्थापक कौन कौन से थे? तो चार्ल्स गेस्के और जॉन वार्नॉक ने किया था। एडोब जो ये फोटोशॉप बनाने वाली कंपनी, मतलब ये जो फोटोशॉप में फोटो बनाई जाती है, सेट की जाती है, वो एडोब है। एडोब की स्थापना दिसंबर 1982 में हुई थी। हेडक्वार्टर सैन जोस कैलिफोर्निया में, जो कि USA में है। वर्तमान में इसके CEO बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करें ये क्या, क्योंकि भारतीय मूल के हैं, शांतनु नारायण। ये एडोब के संस्थापक जॉर्ज वार्नॉक हैं, जिनका भी हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। 12वां प्रश्न, चीन में आयोजित एशियाई जूनियर स्क्वैश में अंडर 17 वर्ग में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनाहत सिंह ने जीता है। इन्होंने किसको हराकर? तो एना क्वांग को हराकर, जो कि कहाँ के हैं? ये हांगकांग की हैं। कहाँ की हैं? ये हांगकांग की है, जिनको इन्होंने हराया है। 2019 में अंडर 13 वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल जो हुए थे बर्मिंघम में, इन्होंने भाग लेकर सबसे कम उम्र की एथलीट ये बनी थी। आपको करंट की एकदम सटीक पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। आपके लिए प्रयास किया जा रहा है कि उसी क्वेश्चन से रिलेटेड उसी के सामने रख दिया जाए। आप PDF से ज्यादा आप प्रयास करिए कि स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने में क्या रहेगा कि आपको चीजें आसानी से पढ़ने में आप PDF उसका सेट करके बना सकते हैं, तो ये आपको और भी फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि स्क्रीनशॉट से आपको और बड़ा बड़ा अच्छा साफ क्लियर दिखेगा। हमारा प्रयास है कि आपको कम शॉर्ट में बताकर उसको आप अच्छे से समझें और याद करें। देखिए, वीडियो देखना बहुत जरूरी है। वीडियो देखने से आपको चीजें अच्छे से याद होंगी, पता चलेगा किस तरह से क्या नोट्स बनाया गया और कैसे क्या पढ़ना है। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि वीडियो जरूर है आपको देखना, और साथ में सब्सक्राइब जरूर करिए। ये है अनाहत सिंह, जिन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है। PDF लेने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर लिंक आ जाएंगे, जहां से आप हमारे एंट्री एग्जाम को ज्वाइन करिए और PDF को प्राप्त करिए।